Hi learners, this is Dr. Prabhat Dwivedi, Associate Professor, STEP HBTI Kanpur, India. Today I am going to discuss with you Z-test for one sample. हमने आपको पीछे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की प्रोसेस बताई है जो कि 5 स्टेप्स में कैसे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे. अब हम एक एक करके जो टूल्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, नेमली Z-टेस्ट, T-टेस्ट, F-टेस्ट, देन chi-square टेस्ट, फिर हम इन टेस्ट को अब एक एक करके देखेंगे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में. तो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं Z-टेस्ट फॉर वन सैम्पल. कब हम Z-टेस्ट वन सैम्पल के लिए यूज़ करते हैं, अब हमें ये देखना है यहाँ पे. तो इनको हम चाहे ये कह लें कि एजम्पशंस Z-टेस्ट के क्या हैं या कंडीशंस. तो 4 मेन कंडीशंस हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं. फर्स्ट वन, सैम्पल साइज शुड बी ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन 30. दूसरा है हमारा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. थर्ड कंडीशन है कि जो डेटा पॉइंट्स हैं हमारे डेटा के वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर हो, मतलब है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए. वन डेटा शुडंट डिपेंड ऑन टू द अदर डेटा, दैट इज द डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स. तो तीसरी कंडीशन ये. चौथी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हमारा जो सैंपल है वो रैंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए. उसमें ये मीट करना कंडीशन बेहद ज़रूरी है कि रैंडमली सिलेक्टेड हमारा सैंपल हो. हम देख लेते हैं एक बार, चूँकि Z-टेस्ट की पहली प्रेजेंटेशन है तो हम देखते हैं कि कितने तरीके के Z-टेस्ट होते हैं. तो पहला जो कि आज हम देख रहे हैं Z-टेस्ट फॉर वन सैंपल. दूसरा हमारा है Z-टेस्ट फॉर 2 सैंपल. थर्ड हमारा है Z-टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन. चौथा हमारा होगा Z-टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस. एंड द लास्ट वन होगा Z-टेस्ट फॉर टेस्टिंग इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस. तो चलिए आज हम देखते हैं कि Z-टेस्ट फॉर वन सैंपल मीन हम कैसे करते हैं. वन सैंपल Z-टेस्ट, इसको हम कब यूज़ करते हैं. अब वन सैंपल Z-टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट whether a population parameter is significantly different from some hypothesized value. मतलब यहाँ पे हमारा एक सैंपल होगा, सैंपल का मीन हम निकालेंगे, पॉपुलेशन के हाइपोथेसाइज्ड मीन हमें पता होगा. अब हम ये कंपेयर करेंगे कि ये दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है. तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला है दैट इज Z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n. ये आप देख रहे हो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक. तो इसमें हम देखते हैं कि जो x बार है वो सैंपल मीन है, म्यू ज़ीरो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन है, सिग्मा हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है और n हमारा सैंपल साइज है. यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर ये चूँकि Z-टेस्ट लार्ज सैंपल में परफॉर्म किया जाता है तो अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं भी दिया गया है बट सैंपल लार्ज है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा इक्वली गुड होने वाला है. तो हम सिग्मा की जगह उसको भी यूज कर सकते हैं. तो अब हम देखते हैं कि कैसे वर्किंग होती है. एक एग्जाम्पल लेके हम इसे वर्कआउट करते हैं कि कैसे हम Z-टेस्ट करने वाले हैं. तो एग्जाम्पल हमारा है द मीन लाइफ टाइम of a sample of 900 light bulbs produced by a company is found to be 1680 hours with a standard deviation of 180 hours. Test the hypothesis that the mean lifetime of the bulbs is 1700 hours against the alternative hypothesis that it is greater than 1700 at 10% level of significance. मतलब ये है कि कंपनी 900 लाइट बल्ब्स के सैंपल को वो उसके लाइफ टाइम के लिए मीन निकालती है जो कि 1680 आता है और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो आता है 180 आवर्स आता है. अब वो ये सोचती है कि हम टेस्ट करें कि इस हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को, कि जो बल्ब की मीन लाइफ है उससे 1700 आवर्स तक ही है, जबकि अगेन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो इस क्वेश्चन में दी गई है ऑलरेडी 1700 आवर्स, यानी ज़्यादा है इससे. 1700
आवर्स से ज़्यादा मीन लाइफ टाइम है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें टेस्ट करनी है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें 10% लेना है। तो चलिए हम 5 स्टेप्स में हम इस काम को करते हैं। स्टेप 1 में हम इस नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्टेट कर लेते हैं। तो नल हाइपोथेसिस हमारी हो गई म्यू इक्वल टू 1700 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई म्यू एच ए ग्रेटर देन 1700। सेकेंड स्टेप में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करते हैं जो कि गिवन है 10%, दैट इज 0.10। अब हम स्टेप 3 में आते हैं जो कि कैलकुलेटिंग क्रिटिकल वैल्यू ये है। इसमें हम देखते हैं क्रिटिकल वैल्यू हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें पता हो कि स्टैटिस्टिक कौन सी लगेगी, टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सी लगेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सैम्पल साइज है वो ग्रेटर देन 30 है, दैट इज़ 900। तो हमारी जेड स्टैटिस्टिक लगने वाली है। हमें सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है जो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लगभग बराबर ही है, इक्वली गुड है। तो और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी ग्रेटर देन के साइन के साथ है, जिसमें कहा गया है कि जो मीन लाइफ टाइम है दैट इज़ ग्रेटर देन 1700। यानी राइट टेल टेस्ट जेड टेस्ट हमारा राइट टेल टेस्ट होगा, ये लगने वाला है। वन टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट, दैट टू जेड टेस्ट। तो अभी हम जेड राइट टेल टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% पे निकालते हैं तो आती है 1.28। 1.28 आपकी वैल्यू हो गई जिसे हम कहेंगे क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड स्टैटिस्टिक। तो अब हम इससे कंपेयर करने वाले हैं आगे चल के। तो अब देख लेते हैं कि कैसे वर्किंग होती है, कैसे कंप्यूट करते हैं हम टेस्ट स्टैटिस्टिक को। तो यहाँ पे z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट, जिनको हम डिफरेंस कहते हैं, अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि टेस्ट स्टैटिस्टिक होती है डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो डिफरेंस है एक्स बार माइनस म्यू ज़ीरो अपॉन स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा अपॉन रूट एन। तो यहाँ जो हमें गिवन वैल्यूज़ दी गई हैं वो एक्स बार दिया गया है, दैट इज़ 1600। फिर हमें दिया गया है पॉपुलेशन की हाइपोथेसाइज्ड मीन वैल्यू, दैट इज़ 1700। यहाँ पे हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया गया है बल्कि सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, जबकि चूँकि सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा है इसलिए वो इक्वली गुड है। तो यहाँ पे एस और सिग्मा की वैल्यू 180 है और सैम्पल साइज़ 900 है। तो इन वैल्यूज़ को हम टेस्ट स्टैटिस्टिक में पुट करते हैं तो हमारा जो z की कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो -3.3 आती है, z -3.3। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 5 में क्या होता है। स्टेप 5 में हम करते हैं कि डिसीजन मेकिंग एंड कंक्लूजन ड्राइंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे अब हम कंपेयर करेंगे z कैलकुलेटेड को z क्रिटिकल वैल्यू के साथ। तो z कैलकुलेटेड की जो हमारी वैल्यू है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ 3.3 माइनस साइन के साथ है, और जबकि z की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 1.28 प्लस है। तो अब हम देखते हैं कि z कैलकुलेटेड इज़ लेसर देन z क्रिटिकल। तो अभी ये राइट टेल टेस्ट है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने के लिए, होना चाहिए था कि z कैलकुलेटेड शुड बी ग्रेटर देन z क्रिटिकल। बट यहाँ पे क्या है, ये नहीं हुआ, रादर क्या हो गया, दिस इज लेस देन z कैलकुलेटेड इज लेस देन z क्रिटिकल। दैट मीन्स जो वैल्यू है z स्टैटिस्टिक की वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है, कॉन्फिडेंस रीजन में फॉल कर रही है। तो यहाँ पे डिसीजन क्या होगा, since the calculated value of z is lower than the critical value of z, so it falls in the acceptance region। acceptance region में है ये, उससे critical value से बड़ी नहीं है। so we fail to reject the null hypothesis, we fail to reject null hypothesis। that means how would we conclude it? The conclusion would be like there are not enough evidences to support the alternative hypothesis. We cannot say that we accept null hypothesis. No, we can never say this,
we would conclude as there are not enough evidences to support the alternative hypothesis. Hence, the mean lifetime of bulbs produced by the company may be 1700 hours, but not more than that. But not more than that. So this is how, we would be conducting Z-test for one sample. Z-test for one sample. आज लर्नर्स हमने सीखा कि एक सैंपल के लिए, वन सैंपल मीन के लिए हम Z-test कैसे कंडक्ट करेंगे. अब आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम 2 सैंपल्स के लिए Z-test करेंगे. थैंक यू सो मच.